सज्जल संगार मेज के सामने खड़ी अपनी दराज जुल्फों को संवार रही थी। उसकी निगाहें आईने की दमकती सतह पर जमी हुई थी, जहां उसका दिलकश सरापा सुर्ख रंग के पैरहन में लश्कारे मार रहा था। गले में नाजुक सी सुनहरे रंग की जंजीर दमक रही थी। कानों की लो में झूलते सुनहरी झुमके उसकी गुलाबी रुखसार को बार बार चूम रहे थे। उसके सुर्ख लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई, जबकि काजल के स्याह कूजे में कैद बादामी आंखों में एक अजब सी चमक दौड़ गई। गली के आवारा कुत्तों ने यकदम भौंकना शुरू कर डाला। मबहूत सी सज्जल दिल थाम कर बुरी तरह उछल पड़ी, फिर अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए खुद ही हंस पड़ी थी। जैसे सुबह ही यावर बख्त के अचानक किए जाने वाले सवाल पर वो खौफजदा हो गई थी। तुम बालकुनी में इस वक्त क्या कर रही थी? वो दरअसल यावर जी आदत सी हो गई थी सुबह सवेरे बागीचे को देखने की। क्वार्टर से निकलकर पहला नजारा बागीचे का ही देखने को मिलता था। आज नहीं देखा तो दिल शिद्दत से मचलने लगा, बस इसीलिए बालकुनी में चली गई। वो सहमी सहमी सी कहने लगी, ओह अच्छा, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, तुम इतनी सहम क्यों गई? यावर बख्त को उसके सहमे सहमे रूप पर बेतहाशा प्यार आया। वो उठकर उसके पास चले आए। सज्जल ने भीगी भीगी निगाहों से उन्हें देखा और कहने लगी, डर लगता है यावर जी। जिंदगी ने ऐसे सबक पढ़ाए हैं कि अब जरा जरा सी बात पर डर लगने लगा है। अब मैं साथ हूँ तुम्हारे, तुम्हें डरने घबराने की कतई जरूरत नहीं। किसी आम शख्स की नहीं, यावर बख्त की बीवी हो तुम। शान से रहो बेझिझक होकर, अब तुम्हें कोई नहीं डरा सकता। वो उसे सीने से लगाते हुए बोले। सज्जल ने सर उठाया, यावर बख्त को देखा और मुस्कुरा दी। आज शाम को अच्छे से तैयार होना, हम घूमने चलेंगे। और हाँ, तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा भी उधार है। आप अपनी पसंद से जो दिल चाहे खरीद लेना। वो चाहत भरी निगाहों से उसका चेहरा देखते हुए बोले। सज्जल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। किन ख्यालों में खोई हुई हो? अब ये मत कहना कि अपने हुस्न के शहर में गिरफ्तार हूँ, क्योंकि असीरी तो मेरे हिस्से में आई है। यावर बख्त गुसल खाने से निकले थे। उसे आईने के सामने ख्यालों में गुम खड़ा देखकर तौलिए से बालों को खुश्क करते हुए उसके रूबरू आ खड़े हुए। मेरे ख्यालों के ताने बाने अब आपकी जात से ही तो जुड़ते हैं यावर जी। वो बड़े चाव से उनकी शर्ट के कॉलर को नरमी से छूते हुए बोली। यावर बख्त यकदम चंद कदम पीछे हुआ। सबीहा की याद ने उन्हें बेइख्तियार सताया था। वो भी तो यूं ही उनके करीब आती थी, सिर्फ मोहब्बत ही नहीं हक भी जताती थी। क्या हुआ यावर जी, आप परेशान क्यों हो गए अचानक? सज्जल ने घबरा कर कहा और उनसे करीब होने लगी। कुछ नहीं, तुम तैयार होकर नीचे आ जाना, मैं एक जरूरी काम से अजीज के पास जा रहा हूँ। उसे टालते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। सज्जल ने मुस्कुराकर उन्हें जाते देखा और फिर अपनी सैंडल्स की जानिब मुतवज्जा हो गई। सुर्ख ऊंची एड़ी वाली सैंडल पैरों में पहनकर उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने सरापे का जायजा लिया और फिर पर्स उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। लाउंज में अजीज और यावर बख्त अहम गुफ्तगू में मसरूफ थे, जबकि बेगम अजीज टेलीफोन पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ थी। सज्जल को सीढ़ियों से उतरता देखकर वो तीनों एक साथ मुतवज्जा हुए। चलें यावर जी, सज्जल ने दोनों मियाँ बीवी को यकसर नजरअंदाज करके यावर बख्त से कहा। चलें जनाब, यावर बख्त ने मुस्कुरा कर कहा और अजीज से अलविदाई कलमात कहते सज्जल को लेके बाहर निकल गए। कितनी बदल गई है ये लड़की, अजीज कहे बिना ना रह सके। उनकी निगाहें अभी भी दरवाजे से चिपकी हुई थी, जहां से चंद सानिये कबल यावर बख्त और सज्जल गुजरे थे। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। महज चंद दिन कबल तक ये लड़की यावर के लिए एक मुसीबत बनी हुई थी और आज इसके गले का हार बन बैठी है। वो कहे बिना ना रह सके। आपने गौर नहीं किया सज्जल के तौर इतवार एक ही रात में किस हद तक बदल चुके हैं और उसकी हालत सही नहीं। इतनी ऊंची एड़ियों वाली जूती सज्जल को नहीं पहननी चाहिए थी। बेगम अजीज की सुई कहीं और ही अटकी थी। जाने दो बेगम, हमें इन बातों से क्या मतलब। यावर जाने और उसकी नई नवेली बेगम। मैं तो अब यही चाहूंगा कि यावर अब जल्द से जल्द कराची चला जाए। जब तक यहाँ रहेगा परेशानी हमारे सरों पर मुसल्लत रहेगी। वो झंझलाते हुए बोले। ये बात तो है। अभी कुछ देर कबल भी सबीहा भाभी का फोन आ रहा है। मैं भी उनसे यावर भाई के हवाले से झूठ बोल
बोल कर थक चुकी हूँ। वाकई जल्द से जल्द ये लोग कराची जाएं तो फिर हमें भी सुकून मिले। बेगम अजीज भी खामद की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। वो गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि चकरा कर रह गई। यावर बख्त ने करीब होने के बाइस उसे फौरन संभाल लिया था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना सज्जल? चक्कर क्यों आ रहे हैं? वो परेशानी से इस्तफसार करने लगे। हाँ बस ठीक है, आज सुबह से कुछ खाया नहीं, शायद इसीलिए नकाहत हो रही, चक्कर आ रहे हैं, सज्जल सर थाम कर कहने लगी। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर घर पर रुकते हैं। मैं भाभी से कहता हूँ, वो तुम्हारे लिए खाने का बेहतरीन इंतजाम कर लेंगी। यावर बख्त उसकी तबीयत की खराबी को मद्देनजर रखते हुए फौरन प्रोग्राम मुलतवी करते हुए बोले। नहीं नहीं यावर जी, घर में रहकर तो मेरा दम घुटने लगा है। मैं तो खुद बाहर की खुली फजा में सांस लेना चाहती हूँ। आप बस ऐसा कीजिए, कमरे में साइड टेबल की दराज में मेरी दवाइयाँ रखी हैं, वो दवाइयाँ और पानी की बोतल ला दें। दरअसल आज मैं अपनी दवाइयाँ लेना भी भूल गई थी, शायद इसीलिए कमजोरी ज्यादा महसूस हो रही है। सज्जल ने लगावट से उनका हाथ थाम कर कहा। ओह सज्जल, अब अपने हवाले से यूं लापरवाही ही बरतना खत्म कर दो। ख्याल रखा करो अपने खाने पीने और दवाइयों का। ऐसा करो, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी दवाइयाँ और पानी लेकर आता हूँ। वो फिक्रमंदी से उसे गाड़ी में बिठाकर वापस बंगले के अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही सज्जल जल्दी से गाड़ी से निकली और इन पेड़ पौधों की जानिब भाग गई जहाँ वो रुका उसका इंतजार कर रहा था। सज्जल की मुतलाशी निगाहें बेताबी से हर पौधे की टहनी को टटोल रही थी और फिर उसे गोहरे मकसूद मिल ही गया। वो गुलाब की खुद रूह टहनी में इस तरह अटका था कि फुरफुराने के बावजूद अपनी जगह से टस से मस ना हो सका। उसने वो रुक्का जल्दी से उठाया और वापस गाड़ी में बैठकर रुक्के को खोलकर उसमें दर्ज पैगाम पढ़ने लगी। आज रात राब्ता जरूर करना, बात होना बहुत जरूरी है, और अब यहाँ से निकलने की जल्दी करो। तुम्हें यावर बख्त को लेकर जल्द अज जल्द कराची पहुँचना है। पैगाम पढ़ते ही उसने वो रुका मरोड़ कर मुट्ठी में दबा लिया। एक गहरी सांस लेकर सामने निगाह की तो यावर बख्त को दवाइयों और पानी के हमरा वापस आता पाया। ये लो दवाइयाँ, अब मेरे सामने उन्हें जल्दी से खा लो। वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठते हुए दवाइयों का शॉपर उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोले। सज्जल ने मुस्कुराकर शॉपर थामा और दवाइयाँ खाने लगी। कुछ ही पलों में उनकी गाड़ी शहर के मारूफ बाजार की जानिब गामजन हो गई। वो दोनों रात बेहद ताखीर से घर पहुंचे थे। वो लिबास तब्दील करके बैठी सुर्ख मखमली डब्बे से एक सुनहरे रंग का ब्रेसलेट निकाल कर देखने लगी। उसके लबों पर गहरी मुस्कान सजी थी। ये ब्रेसलेट उसे आज यावर बख्त ने तोहफे के तौर पर दिलाया था। खूबसूरत बनावट का हामिल दमकते नगों से सजा ब्रेसलेट उसे पहली निगाह में ही पसंद आ गया था। वो ब्रेसलेट को अपनी कलाई में पहनकर देखने लगी। तभी दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे चौंका दिया। उसने दरवाजा खोला तो मुलाजिम ट्रे हाथ में थामे खड़ा था। ये बेगम साहिबा ने आप दोनों के लिए भिजवाया है। मुलाजमा ने मुअद्दबाना अंदाज में ट्रे से सजे दूध के गिलास की जानिब इशारा करते हुए कहा। ठीक है, तुम जाओ। सज्जल ने उसके हाथों से ट्रे थाम कर दरवाजा बंद कर दिया। दूध का गिलास यावर बख्त के सरहाने मौजूद कॉर्नर टेबल पर रखा और कुछ सोचते हुए अलमारी की जानिब बढ़ी। चंद लम्हों में वो अलमारी के पट बंद करके पलटी तो उसकी मुट्ठी में एक शीशी दबी हुई थी। उसने शीशी से एक गोली निकालकर दूध में डाल दी। शीशी वाली अलमारी में रखकर वो पुरसुकून से बैठ गई। उसकी मुंतजिर निगाहें गुसलखाने के दरवाजे पर टिकी हुई थी। कुछ लम्हों की ताखीर के बाद यावर बख्त तरोताजा से गुसलखाने से बाहर आए। उसे अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर मुस्कुराते हुए उसके पास आ बैठे। सज्जल ने पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। उनके शानों पर सर टकाए वो ढेर सारी बातें करती रही। कुछ वक्त गुजरा तो उसने मुलाजिम का लाया हुआ दूध का गिलास उन्हें पेश किया। यावर बख्त मुस्कुरा कर दूध पीने लगे। सज्जल, मुझे नींद आ रही है, मेरे बालों को सहलाओ। कुछ देर बाद यावर बख्त ने नीम मदहोशी की कैफियत में सज्जल से फरमाइश की। जो हुक्म जनाब। सज्जल मुस्कुराते हुए उनके बालों को सहलाने लगी। कुछ ही देर बाद यावर बख्त गहरी नींद में जा सोए थे। कुछ देर मजीद इंतजार करके वो आहिस्तगी से कमरे से बाहर आई। हस्बे तवक्का घर के बाकी लोग सो चुके थे। निचली बलाई दोनों मंजिल में अंधेरा फैला था जिसे मध्यम सा रोशन
बल्ब दूर करने की कमजोर कोशिश में मसरूफ था। वो नहायत एहतियात से दबे पांव चलते हुए सीढ़ियां उतरती लाउंज में रखे टेलीफोन की जानिब बढ़ने लगी। दीवार पर नस्ब घड़ी पर एक नजर डाली। 2 का हिंसा कब का अबूर हो चुका था। उसने मोहतात से अंदाज में इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और क्रैडल से रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। तीसरी घंटी पर ही कॉल वसूल कर ली गई थी। उसके हेलो के जवाब में किसी मर्द की नीम ख्वाबिदा सी आवाज रिसीवर में गूंजी। उफ सज्जल, कितना इंतजार करवाया तुमने। जानती भी हो सब्र नहीं होता मुझसे। जब तक तुमसे बात ना हो जाए दिल को करार नहीं मिलता। इंतजार, सब्र, करार, हाय मुझे भी ये सुख भला कहाँ नसीब है। कदर करो मेरी महमूद, तुम्हारे इश्क में जान जुकू में डालकर मैं इस खरूस यावर वक्त के पीछे ख्वार हो रही हूँ। सज्जल ने ठंडी आहें भरते हुए कहा। महमूद बेग का कहका रिसीवर में गूंजा। मेरी जान, ये भी तुमने खूब कहा। मेरी खातिर सिर्फ इश्क नहीं, मुफाद भी तो छुपा है तुम्हारा यावर वक्त के पीछे ख्वार होने में। महमूद बेग ने उसे बिना आसरा किए आईना दिखाया। सज्जल को ये बात नागवार गुजरी। मुफाद, ये सारा खेल मुफाद का ही तो है। यावर वक्त की बर्बादी पर सबसे वसी तर मुफाद तुम्हारा ही तो है। उसने नागवारी से कहा। ओहो मेरी जान, बुरा मान गई तुम तो। मैं तो यूं ही कह रहा था। क्या मैं नहीं जानता तुमने मेरी मोहब्बत में अपनी जान जुकू में डालने की हामी भरी है। महमूद बेग उसकी नागवारी भांप चुका था। तब ही पचकारते हुए बोला। बातें ना बनाओ महमूद बेग, ना मैं तुम्हारी हकीकत से ना वाकिफ हूँ, ना ही तुम मेरी हकीकत से ना वाकिफ हो। खैर ये बताओ अब क्या करना है। सज्जल का मूड बिगड़ चुका था। सो बेजारी से पूछने लगी। ओके स्वीट हार्ट, जैसे तुम्हारी मर्जी। काम की बात करते हैं अब। लाख जतन के बाद तुम यावर वक्त की जिंदगी में दाखिल तो हो चुकी हो। अब जल्द अज जल्द कराची पहुंचो और सबीहा को घर से निकाल बाहर करो। वो किस्मत की देवी यावर वक्त की जिंदगी से जैसे ही बेदखल होगी, यावर वक्त का जवाल शुरू होने से कोई नहीं रोक पाएगा। महमूद बेग तसव्वुर में यावर वक्त की बर्बादी देख रहा था। जानती हूँ, तब ही तो सबीहा के जैसा अंदाज अपनाया है। चाहत की शेरीनी लहजे में घोलकर जब मैं बड़ी लगावट से उसे यावर जी कहती हूँ, तब उसके चेहरे के तासुरात देखने के काबिल होते हैं। सज्जल ने हंसते हुए यावर वक्त का तमस्खर उड़ाया। जानता था यावर वक्त जैसे इंसान को एक तुम ही हो जो अपने काबू में कर सकती हो। तुम्हारा हुस्न, ये दिलफरेब अदाएं, हाय हाय हाय, इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। महमूद बेग उसके कसीदे पढ़ने लगा। सिर्फ हुस्न और अदाएं नहीं साहिब, यावर वक्त वो पंछी है जो मेरी मासूमियत के जाल में फंसा है। सज्जल ने अपनी असल हथियार का तज़किरा करना जरूर जाना। ये हथियार कभी मुझ पर क्यों ना चलाया तुमने। मुझे तो तुम हमेशा एक खूबसूरत नागन जैसी महसूस हुई हो। महमूद बेग ने हंसते हुए एक बार फिर उसका तमस्खर उड़ाया। सज्जल के लिए महमूद बेग का ये लबो लहजा नया ना था। तब ही मुस्कुरा कर बोली। महमूद बेग, जाल में मासूम पंछी फंसते हैं, मर्दार गोश्त खाने वाले गिद्ध नहीं। खैर ये अपना फुसकड़ापन छोड़ो और ये बताओ इस बच्चे का ड्रामा कब खत्म करना है। कल तुम्हारी अपॉइंटमेंट है इस डॉक्टरनी से। डॉक्टरनी को सारी तफसील समझा चुका हूँ मैं। कल जब जाओगी वहां तो अपने मासूम पंछी को भी साथ बैठा लेना। डॉक्टरनी ने बच्चे के हवाले से ठीक ठाक डरा देगी। यावर वक्त का बस नहीं चलेगा कि बच्चे की खातिर तुम्हें पलकों में बैठा कर घूमे। महमूद बेग अयाराना हंसी हंसते हुए कह रहा था। उसकी बात पर सज्जल के लबों पर भी तमस्खराना मुस्कान फैल गई। ये बताओ मेरी अब तक की परफॉर्मेंस और कामयाबी का इनाम कहाँ है। वो अब असल मुद्दे पर आई। तन्हाई में मिलो, सारे इनामात सूद समेत तुम्हारे हवाले करूंगा। महमूद बेग ने मैंने खेज अंदाज में कहा तो सज्जल उसकी बात का मफहूम समझकर हंस पड़ी। खामोशी में खटका सुनाई दिया था। सज्जल ने जल्दी से बात निपटाकर रिसीवर क्रैडल पर रख डाला और दबे कदमों वापस कमरे में आ गई। यावर वक्त हनूज मीठी नींद सो रहा था। सज्जल ने एक तंजिया निगाह उसके आड़े तिरछे वजूद पर डाली और पहलू बदल कर सो गई।
सज्जल का ताल्लुक ऐसे खाना बदोश घराने से था जहां गुर्बत के हाथों इंसान बिकते थे। सज्जल का भी सौदा उसके बचपन में ही तय पा गया था, जिसके तहत वो एक ऐसे शख्स के हाथ जा लगी थी जो बचपन से ही उसकी नस्वानियत की धज्जियां बखेरता रहा। वालिदैन से भरकर दुनिया में इंसान का खैर ख्वाह कोई नहीं होता। बाज औकात मुफाद परस्ती इस आफाकी रिश्ते पर भी हावी हो जाती है। जब माँ बाप ही साथ ना रहे तो कोई दूसरा कैसे खैर ख्वाह बनता। सज्जल भी गुनाहों की तारीकी में पल भर कर जवान हुई। बचपन जिस कैद और कुबी फाल में गुजरा, उसकी छाप उसके किरदार पर बुरी तरह असरअंदाज हुई। मुआशरे के नेकोकार वैसे भी बद किरदारों गुनाहगारों को अपनाने से गुरेजा रहते। सज्जल को भी एक ऐसे ग्रोह ने अपनाया जो औरतों को चारा बनाकर अमीर कबीर लोगों का शिकार करता था। महमूद बेग के ताने बाने भी इस ग्रोह से जुड़ते थे। सज्जल से पहली मुलाकात में ही वो उसके हुस्न पर दिल फरिफ्ता हो बैठा। सज्जल को भी महमूद बेग की रफाकत सरूर बख्शने लगी। ये याराना काफी अरसे तक चलता रहा। फिर एक दिन महमूद बेग उसके लिए पुरकशिश ऑफर लेकर आया। मेरी जान, इस बंदे की बर्बादी तुम्हें आबाद कर डालेगी। तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि सोच है तुम्हारी। बस इस शख्स के इर्द गिर्द अपनी मोहब्बत और हुस्न का वो जाल बिछाना है कि उसे तुम्हारे अलावा कोई नजर न आए। वो उसे सारी तफसील समझाते हुए कह रहा था। सज्जल यावर के हवाले से जानकर बेहद खुश थी। वो बखूबी जान चुकी थी कि उस शख्स के गिर्द जाल बुनने में जो रकम उसके हिस्से में आएगी वो कोई छोटी मोटी ना होगी। बिलाशुबा इस बार वो बड़ा हाथ मारने जा रही थी। महमूद बेग ने उसे यावर बख्त के हवाले से तमाम मालूमात से भी आगाह कर डाला था, क्योंकि कई दावतों में वो भी यावर बख्त की तरह मदू रहा था। इसी वजह से वो सबीहा की शख्सियत और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान पिनपती हसीन रफाकत से भी कुछ हद तक आगाह हो चुका था। सज्जल ने यावर बख्त को फांसने के लिए बड़ी मेहनत की थी। उस रात अचानक गाड़ी के सामने आ जाना, गेस्ट हाउस में बिना दुपट्टे के यावर बख्त के सामने आना, बहाने बहाने से करीब आना, अपनी जानिब रागिब करना, हत्ता की बरसात की उस रात जानबूझकर यावर बख्त के कमरे में सोना, ये सब इसी शातराना प्लान का हिस्सा था। और फिर शोमई किस्मत के यावर बख्त ने उस रात जिंदगी में पहली मर्तबा शराब नोशी की और ये खता उसकी हर खता पर भारी पड़ती चली गई। सज्जल ने उसकी इस गलती का भरपूर फायदा उठाया था। वो यावर बख्त से नजदीक तो जरूर हुई थी, मगर बात इस हद तक ना पहुंची थी कि मामला नन्ही जान की तख्लीक पर जा ठहरता। मेनोशी के बाइस यावर बख्त को गुजरी रात के चंद लम्हात ही याद थे, वही लम्हात जो सज्जल से कुर्बत पर महमूर थे। किस्मत सज्जल का भरपूर साथ दे रही थी। उसने यावर बख्त को वही दिखाया जो उसके मुफाद में था। यावर बख्त सज्जल के जाल में बुरी तरह ट्रैप हो चुका था और फिर भी होशो हवास में लौटने पर उसे जान छुड़ाकर भाग निकला। महमूद बेग ने कराची में उसकी हर एक्टिविटी पर गहरी निगाह रखी थी, जबकि दूसरी जानिब सज्जल अजीज के घर रहकर भी किसी न किसी तौर से महमूद बेग से राब्ते में थी। उसने महमूद बेग के कहने पर प्रेगनेंसी का ड्रामा रचाया था। जब उसने बेहोशी की अदाकारी की तब ही उसने अजीज और उसकी बीवी को उस डॉक्टर का नाम लेते सुन लिया था। वो जिस क्वार्टर में क़याम पजीर थी, उसकी मगरबी दीवार पर एक छोटा सा रोशनदान था जो ज्यादा ऊंचाई में ना था। हारन की मखसूस आवाज पर वो स्टूल के जरिए उस रोशनदान तक पहुंचती और एक रुका लिखकर बाहर फेंक डालती। उस दिन भी उसने इस हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम रुके में लिख डाला था। गाड़ी में सवार शख्स महमूद बेग का खास बंदा था। सज्जल की उससे खूब जान पहचान भी थी। उसने सज्जल के हॉस्पिटल पहुंचने से कबल ही डॉक्टरनी को रिश्वत देकर सज्जल को हामला साबित करने के लिए राजी कर डाला था। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। यावर बख्त की गैर मुतवक्का आमद, उसके टेस्ट्स और उनकी झूठी रिपोर्ट्स, ये सब कुछ महमूद बेग के खास बंदे की मरहूने मिन्नत था और नतीजा सज्जल की तवक्का से भर कर था। सब कुछ प्लान के मुताबिक बेहतरीन तर्ज पर जारी था। यावर बख्त की बर्बादी के मंसूबे
के पहले हिस्से की शानदार तकमील पर सज्जल बेहद मसरूर थी। वो बखूबी जानती थी कि जल्द ही उसके अकाउंट में एक अच्छी खासी मोटी रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। आज महमूद बेग से काफी दिनों बाद तफसीली बात करके वो मुत्तमिन थी। सुबह उठते ही उसने अपनी तबीयत खराबी का भरपूर ड्रामा रचाया। यावर बख्त भागम भाग उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने बच्चे की अफजाइश के हवाले से खतरनाक रिपोर्ट पेश की। मिस्टर यावर, आपको अपनी बेगम का हर हाल में ख्याल रखना है। सज्जल बेहद कमजोर है और इसकी नातवानी बच्चे को बेहद मुतासर कर रही है। एक बात और, अपनी मिसेस को हर तरह की जहनी परेशानी से दूर रखें। अगर ये इसी तरह स्ट्रेस लेती रहेंगी तो इनके वजूद में पलती जिंदगी खतरे में आ जाएगी। डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करके अपने हिस्से का काम सर इंजाम दे डाला। सज्जल, अब किस बात की परेशानी है तुम्हें? अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही तुम? किस चीज की कमी है? इस शय का नाम बताओ, मैं अभी इस कमी को दूर कर डालूंगा। गाड़ी में बैठते ही यावर बख्त ने परेशानी के आलम में सज्जल का हाथ थामते हुए कहा, अपने घर की कमी यावर जी। ये एहसास मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है कि शोहर का नाम इतनी मुश्किल से नसीब हुआ, तो अब इसके घर में जगह मिलना न जाने मुमकिन भी है या नहीं। वो उदासी से कह रही थी। यावर बख्त लब भींचे कर रह गए। जब तुम्हें अपना नाम दे दिया है तो घर भी दूंगा, वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हारी जरूरत होगी, ख्वाहिश होगी। बस तुम यावर बख्त पर एतबार करना सीख लो। वो उसके हाथों को नरमी से थामते हुए रसान से कहने लगे, आप पर तो खुद से भी भरकर एतबार है यावर जी। सज्जल ने जहां भर की चाहत अपने लहजे में समो कर कहा और यावर बख्त के बाजू से लग गई। यावर बख्त ने मुस्कुराकर उसके हसीन चेहरे को देखा। उसी वक्त वो फैसला कर चुके थे कि कल सुबह तक वो सज्जल को लेकर कराची के लिए निकल जाएंगे। वो आज बेदार हुई तो इंतहाई खुशकुन एहसास ने उन्हें मुस्तकिल अपने हसार में लिए रखा था। कल काफी दिनों बाद उनकी यावर बख्त से मुख्तसर गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने सुबह अपने कराची लौटने की खुशखबरी सुनाई थी। ओ यावर जी, मैं बता नहीं सकती कि कितनी बेसब्री से आपकी मुंतजिर हूँ। वो फर्रत जज्बात में बहकर कह उठी, मैं भी तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमसे मुलाकात का मुझे कितनी शिद्दत से इंतजार है। यावर बख्त ने भी जवाबन कहा था। वो खुश थी। उन्होंने खुश रंग इम्तजाज का हामिल लिबास जेब तन किया, बालों को दिलकशी से संवारा, दिन के खाने के लिए यावर बख्त के पसंदीदा पकवान का इंतजाम किया और अब टेरेस में खड़ी शिद्दत से उनकी आमद की मुंतजिर थी। तब ही यावर बख्त की गाड़ी गेट पर आ रुकी। सबीहा मसरूर सी सीढ़ियों से नीचे आई। यावर बख्त सूटकेस उठाए घर के अंदर दाखिल हुए। यावर जी, कितने दिन लगा दिया आपने इस बार लौटने में? आपको खबर भी है मैंने कितना याद किया आपको। सबीहा मसरूर सी उनकी जानिब बढ़ते हुए बोली। तब ही उनकी पुश्त पर एक सरापा उबड़ा। सबीहा के कदम ठिठक कर रुक गए। वो संगे मरमर सा सफेद दिलकश सरापा अब मुकम्मल तौर पर उनके रूबरू और यावर बख्त के पहलू में खड़ा था। वो हैरत से देखती रह गई। ये कौन है यावर जी? लबों से लफ्ज टूट टूट कर अदा हुए। हजार खदशात लहजे से फूट पड़े। बेयकीन निगाहें यावर बख्त के स्पॉट चेहरे पर जवाब टटोलने लगी, मगर यावर बख्त के लबों पर जामद खामोशी ठहरी रही। आप बताते क्यों नहीं? कौन है ये औरत? क्यों आई है आपके साथ ये हमारे घर पर? वो इस बार बुलंद आवाज में चटक पड़ी। ये सज्जल है, गौर से देख लो इसे सबीहा। ये तुम्हारे झूठ, ये तुम्हारे धोखे का दिलकश जवाब है। यावर बख्त सर्द लहजे में गोया हुए। उनके लहजे की ठंडक सबीहा को अपनी रगों में उतरती महसूस हुई। क्या मतलब इसका? कैसा झूठ, कैसा धोखा, कैसा जवाब? ये किस तरह की पहेलियां बुझवा रहे हैं आप? यावर जी, वो होल रही थी, कपकपा रही थी। यावर बख्त का रवैया उन्हें खौफजदा कर गया था। वो झूठ जो तुमने सबीहा मेरे हवाले से घटती चली आई, तुम्हारा वो फरेब जो हमारे रिश्ते को खाता चला गया और अब भी अनजान बन रही हो। होश के नाखून लो सबीहा, तुम्हारा मुकरू खेल अब खत्म हो चुका है। यावर बख्त कटीले लहजे में सबीहा को लताड़ते चले गए। सबीहा गुंग सी उन्हें देखे चली गई। यावर बख्त की बातें उनकी अक्लो फहम से बालातर थी। फिर भी हिम्मत मुजतमा करके बोली, आपको शायद शदीद किस्म की गलत फहमी हुई है, तब ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो कुछ भी आपकी इल्म में आया है हम इस पर बाद में इत्मीनान से बात करते हैं। वो घर के मुलाजमीन को इकट्ठा करते हुए देखकर आहिस्तगी से यावर बख्त को
समझाने लगी। मुलाजमिन के सामने वो किसी तरह का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। गलतफहमी तो पहले हुई थी, अब सारी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ चुकी है। मैं जान चुका हूँ कि तुम एक भांज औरत हो और तुमने अपना अधूरापन छुपाने के लिए मुझे नामुकम्मल बना डाला। मेरी झूठी रिपोर्ट्स दिखाकर गुमराह करती रही मुझे। कितनी खुदगर्ज निकली सबीहा तुम। मैंने ख्वाब में भी ना सोचा था कि तुम इतनी फरेबी औरत साबित होगी। यावर बख्त हर एहतियात बलाए ताक रखते हुए बोले, बस करें यावर बख्त, मुझ पर बुहतान ना लगाएं। मैंने कभी भी आपसे किसी तरह का झूठ नहीं कहा, वो ही कहा जो हकीकत है। आपको मैं वो रिपोर्ट्स अचानक झूठी क्यों लगने लगी हैं? वो बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। यावर बख्त की सर्द निगाहें, कटीला लहजा और पथरीले अल्फाज उनके दिल को जख्मी कर रहे थे। तो तुम जानना चाहती हो कि मुझे ये सब झूठ क्यों लगने लगा है? मैं तुम्हें सबूत देता हूँ सबीहा, यावर बख्त सख्त लहजे में कहते हुए अपने ब्रीफ केस से रिपोर्ट्स निकालने लगे। सबीहा हैरानो परेशान सी उनकी एक एक हरकत को देखे जा रही थी, जबकि सज्जल खामोश तमाशाई का रूप धारे सबीहा की कैफियत पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। ये देखो, ये रहा सबूत, मेरी रिपोर्ट्स जो वाजिया गवाही दे रही हैं कि मैं बाप बनने की अहलियत रखता हूँ। यावर बख्त वो रिपोर्ट्स सबीहा की जानिब उछालते हुए तल्खी से बोले और सबीहा वो रिपोर्ट्स देखकर हक्का बक्का रह गई। ये रिपोर्ट्स गलत हैं, झूठ है इनमें दर्ज। मैंने जो रिपोर्ट्स दिखाई वो बिल्कुल ठीक हैं यावर जी। सबीहा कपकपाती हुई आवाज में गोया हुई। उनका लहजा बेयकीन था, लफ्ज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। पता था मुझे तुम यही कहोगी। चलो ये रिपोर्ट्स झूठी हैं, मान लिया। फिर क्या सज्जल के वजूद में पलता मेरा खून, मेरे वजूद का हिस्सा, ये भी झूठ है? बोलो सबीहा, खामोश क्यों हो? क्या कोई जवाब नहीं अब तुम्हारे पास? यावर बख्त शदीद जज्बाती कैफियत में सबीहा को दोनों बाजुओं से थाम कर बुरी तरह झंझोड़ते हुए बुलंद आवाज में गरजे। सबीहा की बेयकीन आंखों से अश्क रवां हो गए। यावर बख्त का कहा गया एक एक लफ्ज उनकी समातों में सीसा पिघलाने लगा। सज्जल, उसके वजूद में पलता खून। सबीहा की निगाहों में सवाल ही सवाल थे। हाँ सज्जल, मेरी बीवी, मेरे होने वाले बच्चे की माँ। यावर बख्त एक एक लफ्ज चुबा कर बोले। लफ्ज थे या तीर सबीहा तय ना कर सकी, मगर उनका दिल बुरी तरह छिलने हुआ था। यावर बख्त का इंकशाफ उन पर अजाब बनकर टूटा था। यावर बख्त एक तमस्खराना निगाह उनके ढीले पड़ते वजूद पर डालकर सज्जल का हाथ थाम कर सीढ़ियां चढ़ते चले गए। सबीहा सोफे पर ढह सी गई। चंद लम्हों में उनका वजूद झूठ फरेब की नजर हो गया। यावर बख्त की रफाकत में उन्होंने झूठ को कभी पलने ना दिया। फिर कैसे आज उनकी मोहब्बत, उनकी रफाकत यावर बख्त के लिए इतनी अर्जा हो गई कि उन्हें अपने दिल की मलकियत से निकाल कर इस सिंगार सुन पर किसी और को बैठा डाला। बीबी जी, पानी। घर की पुरानी मुलाजमा उनकी हालत के पेश नजर पानी लेकर आई, मगर वो इतनी निढाल थी कि खुद से पानी पीने का हौसला भी ना रहा था। मुलाजमा अपने तई उन्हें पानी पिलाने लगी। सीढ़ियां चढ़ती सज्जल ने एक फातहाना निगाह सबीहा के हारे हुए वजूद पर डाली और खुद को दाद दिए बिना ना रह सकी। वाह सज्जल, तेरी एंट्री ऐसी शानदार होनी चाहिए थी। इस सल्तनत की मलका को पहले ही बार में सरनगू कर डाला। आने वाला वक्त अब बस तेरा है। इस शानदार महल की नई मलका अब तू ही है सज्जल। मैंने तुम्हें बारहा तनबीहा की सबीहा के यावर बख्त की लगाम को कास कर रखो। जो एक बार बहक जाए उसके बार बार बहकने की उम्मीदें कई गुना बढ़ जाती हैं, मगर तुम उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि तुम्हें उसकी खुदगर्जी कभी दिखाई ही ना दी। मुर्तजा शफीक इंतहाई गुस्से की हालत में टहलते हुए बोले। कुछ देर कबल ही सबीहा ने उन्हें टेलीफोन पर रोते हुए सारा किस्सा सुनाया था और वो परेशानी के आलम में फौरन सबीहा के पास आ पहुंचे थे। जब उसने पहले इस लड़की से नाजायज ताल्लुक बना डाला था, तब से मेरा दिल खटक गया था। मर्द नफ्स का ऐसा भी गुलाम नहीं कि किसी ने जरा सा वरगलाया और अपनी राह से भटक गया। जब तक उसके दिल में चोर नहीं होता तब तक उसे कोई भटका नहीं सकता। वो तैश के आलम में मुस्तकिल यावर बख्त को कोसे जा रहे थे। सबीहा पत्थर के बुत की तरह साकत थी। सुर्ख आंखों से चश्मा फूटता था और उनके संगी वजूद को भिगोता था। क्या नहीं,
کیا تم نے اس کی محبت میں اس کی محرومی کو اپنے سر لے لیا، اس کی مردانگی کو ٹھیس نہ پہنچے، اس سے دوری برداشت نہ کی، خود کو اولاد سے محروم رکھنا گوارا کر لیا؟ مگر کیا حاصل ہوا تمہیں سبیحہ؟ وہ بے مروت بلا آخر تمہیں دھوکہ دے گیا۔ بد نصیب ہے یاور بخت جو نہ تمہاری قدر کر سکا نہ ہی تمہاری چاہت کی۔ وہ سبیحہ کی حالت دیکھ کر از حد پریشان ہو بیٹھے تھے۔ یاور بخت کے لیے ان کے دل میں شدید غصہ تھا۔ بد نصیب نہیں ہے، بد نصیب تھا۔ یاور بخت نے بد نصیبی کا توق آج گلے سے اتار کر پھینک ڈالا ہے۔ وہ بد نصیبی جو آپ کی بیٹی نے میری قسمت میں لکھ ڈالی تھی۔ بہت شوق تھا اسے خدا بننے کا، میری زندگی کی ڈوریں اپنے ہاتھ میں لینے کا۔ یاور بخت اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ مرتضیٰ شفیق کی باتیں انہوں نے بھی سن لی تھی، تب ہی تڑک کر بول اٹھے۔ ان کی کٹیلی نگاہوں کا نشانہ سبیحہ تھی۔ بت بنے مجسمے میں حرارت پیدا ہوئی۔ سبیحہ نے تڑپ کر اس انسان کو دیکھا جس سے ٹوٹ کر محبت کرنا اس نے اپنا مذہب بنا ڈالا تھا۔ زندگی کی ڈوریں صرف خداوند تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یاور بخت تمہارے کردار، تمہاری محبت کی طرح تمہارا مذہبی عقیدہ بھی نہایت کمزور ہے۔ تمہاری آنکھوں پر فریب کی پٹی بندھ چکی ہے، اور یہ ایسی پٹی ہے جو انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے۔ سچ اسے جھوٹ اور جھوٹ سچ لگنے لگتا ہے۔ تمہاری عقل سے جو چوپٹ باتیں سن کر آج مجھے شدت سے احساس ہو چکا ہے کہ میری بیٹی کا تم جیسے بے اعتبار اور مفاد پرست انسان کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے۔ میں سبیحہ کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ تمہارا یہ گھر اب میری بیٹی کے قابل نہیں رہا۔ مرتضیٰ شفیق نے یاور بخت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اپنا فیصلہ بھی سنا ڈالا۔ آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی ابھی بھی میری بیوی ہے، اور اس ناطے اس کے حال اور مستقبل کے فیصلے کرنے کا اختیار اب بھی مجھے حاصل ہے، اور میرا فیصلہ ہے کہ سبیحہ اسی گھر میں ہی رہے گی۔ بڑے بڑے دعوے کیے تھے اس محبت کی دیوی نے میرے سامنے، میری محبت تو کھوکھلی ثابت ہوئی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سبیحہ کتنی سچی ثابت ہوئی ہے اپنی محبت میں۔ مجھ سے محبت تو ہے، پھر میری اولاد سے بھی محبت ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ سبیحہ سجل کا بھرپور خیال رکھے اور اس کی خدمت کرے۔ جب تک میری اولاد اس دنیا میں نہیں آ جاتی تب تک سجل کا خیال اپنی ذات سے بھر کر رکھنا ہوگا اسے۔ یہ تمہارے دھوکے کی سزا ہے سبیحہ۔ تم اب اس گھر کی نئی ملکہ کی کنیز خاص کی حیثیت سے رہو گی۔ یاور بخت نہایت سنگ دلی سے اپنا فیصلہ سنا گئے۔ مرتضیٰ شفیق کا خون کھول اٹھا۔ یاور بخت تم اپنی اوقات بھول رہے ہو۔ اب مت بھولو کہ سبیحہ کسی گرے پڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی جو تم اسے اس گھر کی کنیز بنا ڈالو۔ مت بھولو کہ تمہارے کاروبار کی حصہ دار ہے وہ۔ اس کی حیثیت دو کوڑی کر دو گے، تمہارے ٹھاٹ باٹ بھی ہچکی بڑھ کر دم توڑ ڈالیں گے۔ وہ گراتے ہوئے یاور بخت کو آئینہ دکھا گئے۔ یہ طرف کا وہ پتا تھا مرتضیٰ شفیق کی جانب سے کہ یاور بخت کچھ کہہ نہ سکے، خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ نہیں بابا جان، اب سوال میری محبت کے دعوے پر اٹھ گیا۔ سبیحہ کی زندگی میں اگر کوئی قابل ذکر بات ہے تو وہ اس کی اپنے شوہر سے محبت اور وفاداری ہے۔ سبیحہ جان دے دے گی مگر اپنی محبت پر حرف نہیں آنے دے گی۔ مگر یاور بخت اپنی ساری شرائط تو تم نے میرے سامنے رکھ ڈالی، میری سزا بھی تجویز کر ڈالی۔ مجھے تمہاری سزا بھی قبول ہے یاور بخت۔ میں کیسے مانوں کہ سجل کے وجود میں تمہاری ہی اولاد پل رہی ہے؟ یاور بخت میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اولاد پیدا ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ سچ یہی ہے کہ تم اہلیت ہی نہیں رکھتے، اور اگر پھر بھی سجل تمہیں اولاد دینے میں کامیاب بھی ہو گئی تو یہ ضرور معلوم کر لینا کہ اس بچے کے جسم میں دوڑتا لہو تمہارا بھی ہے یا نہیں۔ 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ سبیحہ کی بات بھی ایسی وزنی تھی کہ بیٹی کی بات پر مرتضیٰ شفیق نے استہزائیہ انداز میں یاور بخت کو دیکھا۔ پہلی بار یاور بخت کے لبوں پر خاموشی طاری رہی۔ اب کہو یاور بخت، ہے کوئی جواب تمہارے پاس؟ میری بیٹی تمہاری اولاد اور اس کی ماں کی خدمت کرنے کو تیار ہے۔ بس تم اتنا ثابت کر دو کہ تمہاری سلطنت کی نئی ملکہ کے بطن میں سانس لیتا بچہ تمہارا ہی ہے۔
मैं हफ्ते भर की मोहलत देता हूँ, तुम साबित कर दो तो फिर सबीहा तुम्हारे हुक्म के मुताबिक तुम्हारे घर में ही रहेगी, और अगर तुम साबित ना कर सके तो अच्छी तरह जान लो कि मुझसे बड़ा दुश्मन तुम अपनी जिंदगी में किसी और को ना पाओगे। मुर्तजा शफीक फैसला सुनाकर सबीहा की तरफ मुतवज्जा हुए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सबीहा, तुम ना पहले गलत थी ना ही आज गलत हो, मगर बेटा आजमाइश इन्हीं के मुकद्दर में लिखी जाती है जो सच्चे होते हैं। मुझे यकीन है कि तुम अपनी आजमाइश में जरूर सुरखरू होगी। बस हिम्मत रखना और खुद को अकेला ना समझना। तुम्हारा बाप हमेशा की तरह आज भी तुम्हारे साथ खड़ा है। वो सबीहा के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोले। सबीहा उनके सीने से जा लगी। मुर्तजा शफीक बेटी की हिम्मत बंधा कर सर्द निगाहों से यावर बख्त को देखते तन फन करते वहां से चले गए। उनके जाते ही यावर बख्त भी सबीहा को घूरते हुए वहां से चले गए। बलाई मंजिल से इन तीनों अफराद की गुफ्तगू की कुनसुइयां लेती सज्जल यावर बख्त को ऊपर आता देखकर जल्दी से अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेटकर सोती बन गई। मौजूदा सूरत हाल पर उसका जहन पूरी सुबक रुई से आगे के लिए ताने बाने बुन रहा था। उसे जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाना होगा, ऐसा कदम जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो कदम क्या होगा, उसका फैसला वो कर चुकी थी। एक आसूदा सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। यावर बख्त उसी वक्त कमरे में दाखिल हुए थे। उसे नींद में यूं मुस्कुराता देखकर दम बखुद रह गए। उन्होंने उस जैसी हसीन औरत जिंदगी में पहली बार देखी थी। उन्हें यकदम अपनी किस्मत पर फख्र महसूस हुआ। ये हसीन औरत उनके इश्क में पागल थी और उनकी मलकियत में आने पर बेहद शादा भी थी। वो मुस्कुराते हुए सज्जल की जानिब बढ़ने लगे। यावर बख्त आज सुबह ही एक गायनाकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लेकर आए थे। डॉक्टर का कार सज्जल के पास हिफाजत से रखवा कर वो ऑफिस चले गए थे। उनके ऑफिस जाने के कुछ देर बाद ही सज्जल मुहतात अंदाज में कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियां उतरते ही मुतलाशी निगाहों से टेलीफोन का सेट तलाश करने लगी। जल्द ही लाउंज के एक हिस्से में रखा टेलीफोन सेट उसे नजर आ गया। वो इर्द गिर्द नजर दौड़ाती रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। महमूद बेग को गायनाकोलॉजिस्ट के हवाले से तमाम मालूमात फराहम करने के बाद वो वापस कमरे में आ गई, इस बात से अनजान कि इस घर की हकमियत बरसों से सबीहा के नाम दर्ज थी। यहाँ के मुलाजमीन से लेकर वो दरो दीवार भी सबीहा के वफादार थे। घर की पुरानी मुलाजमा ने उसे चुपके चुपके सीढ़ियां उतरते और कॉल पर बात करते सुन लिया था और अब अपनी वफादारी का सबूत पेश करने की गर्ज से वो सबीहा के कमरे में मौजूद थी। बीबी जी, नई बेगम साहिबा के तौर इतवार कुछ ठीक नहीं। वो बड़े मशकूक से अंदाज में टेलीफोन पर बात कर रही थी। मैंने उनकी कुछ बातें कान लगाकर सुनी। कह रही थी कि जितनी जल्द हो सके इस डॉक्टरनी को रिश्वत दो ताकि वो ही बात करे जो हम चाहते हैं। सबीहा मुलाजमा की जुबानी ये सारी बातें सुनकर बुरी तरह ठटकी थी। शक तो उन्हें पहले ही सज्जल पर था, मगर मुलाजमा की बातें सुनकर उन्हें यकीन हो बैठा था कि सज्जल एक ऐसा जाल है जिसके शिकंजे में यावर बख्त बुरी तरह फंस चुका है। वो मुलाजमा को जाने का इशारा करके कुछ देर तक कमरे में टहलती, उस सारे मामले में गोरो खोज करती रही और फिर फैसला कुन अंदाज में अपने कमरे से बाहर निकल गई। वो आईने के सामने खड़ी अपनी तैयारी में मगन थी। कुछ ही देर में यावर बख्त की आमद मुतवक्का थी। फिर उन्होंने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना था। वो गुनगुनाती हुई अलमारी से पर्स निकाल कर कार्ड देखने लगी। तब ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने आवाज बुलंद करके अंदर आने की इजाजत दी। बाजी, यावर साहिब का फोन आया है, आपको बुला रहे हैं। मुलाजमा पैगाम देकर चली गई। उफ, ये यावर जी बिना। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुस्कुराती कमरे से बाहर निकल गई। यावर बख्त ने उसे जल्द घर पहुंचने की इतला दी थी। वो बात मुकम्मल करके वापस सीढ़ियां चढ़ने लगी। तब ही उसके कदम यकदम ठिठक कर रुक गए। सामने सबीहा बारोब अंदाज में खड़ी थी। उन्हें यूं शाहाना अंदाज में सामने खड़ा देखकर सज्जल तमस्खराना अंदाज में गोया हुई। वाह, चोटी जल गई पर बल न गया।
सबिहा बेगम, तुम्हें नहीं लगता कि यावर जी के हाथों इतनी जिल्लत उठाने के बाद भी तुम्हारा यूं ढटाई से मेरे सामने खड़े होना कुछ जचता नहीं है? उसके तंजिया जुमले ने सबिहा को सर पैर सुलगा डाला। खास तौर पर उसका बड़ी लगावट से यावर बख्त का नाम लेना सबिहा के लिए आतिश अफरोज साबित हुआ था। 2 दिन नहीं हुए शादी को और ये तनतना, वाह भाई, इस शख्स के लिए जो एक बदगुमानी पर बरसों की रफाकत को जूतों की नोक पर रख डाला। सज्जल बीबी, यही मुकाम है सोचने का। मुझसे जो बदगुमानी उसके दिल में पैदा हुई है वो तो दूर हो जाएगी, मगर जरा सोचो तुम्हारी असलियत उसके सामने आ गई तो क्या अंजाम होगा तुम्हारा। मैं बताऊं, इंतहाई इबरतनाक। सबिहा ने सज्जल की आंखों में आंखें डालकर उसे उसके अंजाम से खौफ दिलाया। ओह, मैं तो डर गई। सज्जल उनकी बात पर डरने की अदाकारी करते हुए कहका लगाते हुए हंसी। सबिहा ने खून आशाम नजरों से उसकी वाहियात अदाकारी देखी। नागवारी उनके अंग अंग से झलक रही थी। सबिहा बीबी, मैं यकीन दिलाती हूँ कि जब तक मेरी असलियत सामने आएगी तब तक आपके यावर बख्त में इतना दमखम नहीं रहेगा कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सके। मुस्तकबिल बताऊं क्या होगा? सज्जल के एक अंदाज से तकब्बर झलक रहा था। आखिरी जुमला उसने राजदाराना अंदाज में अदा किया। सबिहा की गजबनाक निगाहें सज्जल के हसीन चेहरे पर जमी थी, अलबत्ता लबों पर जामद खामोशी ठहरी थी। सबिहा बीबी, इस महल की मलका कल तक अपनी ही सल्तनत से बेदखल कर दी जाएगी। ओह, अफसोसनाक है, बेहद अफसोसनाक। हाय हाय हाय, मगर क्या किया जाए? सज्जल ने बेचारी सबिहा के नसीब में उसका अंजाम कुछ ऐसा ही लिखा है। मुझे अफसोस है सबिहा, मगर क्या है ना, लिखारी बड़ा ही बेदर्द होता है। अपने किसी किरदार से तो बेइंतहा मोहब्बत कर डालता है और किसी कुंदन जैसे किरदार को खाक में मिला डालता है। मैंने भी तुम्हारा स्क्रिप्ट लिखने में कुछ ऐसी ही बेदर्दी का मुजाहिरा किया है। माजरत चाहती हूँ, मलका आलिया कनीज की मजबूरी ही कुछ ऐसी है। सज्जल की हकीकत खुलकर सबिहा के सामने आ चुकी थी। सबिहा ने नफरत से हंकारा भरा और जहर खुंद लहजे में बोली, खुदाई दावा तुम्हारी फरौनियत का सबूत है, और फरौन नमरूद जैसे शैतान भी आखिर अपने अंजाम को पहुंचे थे। तुम भी आज ही मेरी सल्तनत से धुतकार कर निकाली जाओगी, तब तुम्हारा गरूर और ये तकब्बर खाक में मिलता देखूंगी मैं। हक हाँ, मलका आलिया, ख्वाब में छिछड़े दिखाई दे रहे हैं। मोहतरमा, ये खाली खुली दावे किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। मंसूबे बनाने पड़ते हैं, मंसूबे। तरफ का पत्ता होना चाहिए या शतरंज की कोई ऐसी चाल जिससे मुखालिफ चारों खाने चित हो जाए। और तुम्हारे पास है ही क्या? एक भांज औरत इतनी ताकतवर कब हुई कि औलाद वाली पर हावी हो जाए? सज्जल सबिहा के करीब होते हुए बोली। उसका अंदाज बेहद अजीब था। दफ्तर यावर बख्त की गाड़ी का हारन सुनाई दिया। सबिहा और सज्जल ने बायक वक्त लाउंज के आखिरी सिरे पर मौजूद बैरूनी दरवाजे की जानिब देखा। सज्जल ने अगले ही पल सबिहा का हाथ सख्ती से थाम लिया और हजियानी अंदाज में चीखने लगी। किचन में काम करती मुलाजमाएं भी घबरा कर वहां आ मौजूद हुई। सज्जल सबिहा के बेहद नजदीक थी। उसके यूं चीखने चलाने पर सबिहा बुरी तरह घबरा कर अपना हाथ छुड़ाने लगी। सबिहा जी, खुदारा मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मैं चली जाऊंगी आपकी और यावर जी की जिंदगी से बेहद दूर, मगर खुदारा मेरे बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, वो चीखते हुए कह रही थी। उसका लहजा यकदम बदल चुका था। इंतहाई आजिज़ो मुल्तजियाना लहजे ने मुलाजमाओं को भी हैरत में मुब्तला कर डाला। वो सारी हैरानो परेशान सी एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। नहीं सबिहा जी, ये मेरी और यावर जी की मोहब्बत की निशानी है। इसे कोई गजंद ना पहुंचाए। मैं वादा करती हूँ आप सबकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, मगर खुदारा मुझे बख्श दीजिए। सज्जल इंतहाई अयारी के साथ सबिहा के हाथों को इस तरह जकड़ सीढ़ियों पर झूल रही थी कि तासुर ये मिल रहा था कि सबिहा ने उसके हाथों को सख्ती से थाम रखा है। सबिहा हैरानी और परेशानी उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश में मसरूफ थी। उनके चेहरे के जाविये सज्जल की इस अदाकारी पर बुरी तरह बिगड़े हुए थे। यावर बख्त कब बैरूनी दरवाजे पर आन खड़े हुए वो जान ही ना सकी। सज्जल से हाथ छुड़ाने की कोशिश में वो गुस्से से झंझलाते हुए गड़ी। चुप कर मकार औरत, तेरे सारे राज आज
खुल चुके हैं। अपना ये ड्रामा बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। सबीहा के लबों से आखिरी लफ्ज अदा हुआ और सज्जल ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और दाएं आंख दबाते हुए इंतहाई आहिस्तगी से बोली, तुम्हारी हुकूमत खत्म हुई मलकाए आलिया। इतना कहकर उसने एक झटके से सबीहा का हाथ छोड़ डाला और चीख मारती सीढ़ियों से लढ़कने लगी। सबीहा हक्का बक्का सी उसकी गैर मुतवक्का हरकत पर साकत हो गई। मुलाजमाए इंगश्त बदना इस मंजर को देखकर दहल गई। सज्जल, यावर बख्त की हिजियानी पुकार ने सबीहा के पथराए हुए वजूद में जिंदगी की लहर दौड़ा दी। यावर जी, हमारा बच्चा, सज्जल के कपकपाते हुए लहजे में हिचकी भरते हुए कहा। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम्हें और हमारे बच्चे को। परेशानी के आलम में कहते हुए उसे बाहों में उठाकर बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गए। जाते जाते एक कहर आलूद नजर सबीहा पर डालना ना भूले थे। सबीहा इन निगाहों का मफहूम जानकर लर्ज उठी। निगाहें बेइख्तियार मुलाजमाओं पर जा ठहरी। उन सब की बेयकीन और मलामती नजरों ने उसे पल भर में एहसास दिला डाला कि वो एक भयानक जाल में जा फंसी है। सबीहा बीबी, इस महल की मलका कल तक अपनी ही सल्तनत से बेदखल कर दी जाएगी। अफसोसनाक, बेहद अफसोसनाक। सज्जल के जहरीले जुमले का मफहूम उन्हें अब समझ आया था। आई एम सॉरी, चोट बेहद शदीद थी। आपकी बेगम तो बच गई मगर हम आपका बच्चा नहीं बचा सके। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर मुस्तरिफ से टहल रहे थे, तब ही डॉक्टर ने उन्हें आगाह कर गई थी। यावर बख्त को लगा उनके पैरों तले जमीन सिरक उठी। बरसों पुरानी दुआ, उनकी हसरत जिसे कबूलियत का दर्जा अब मिला था, वो खाक हो गई, मिलिया मेट हो गई। वो बिफरे हुए अंदाज में घर लौटे। सख्त तैश के आलम में सबीहा के कमरे में दाखिल हुए। वो नमाज पढ़कर जाए नुमाज लपेट रही थी, तब ही यावर बख्त ने उन्हें बाजू से दबोचा। मैं नहीं सोच सकता था कि तुम इस कदर घटिया औरत साबित होगी। इतनी गिरी हुई हरकत कि एक मासूम जान का कत्ल कर डाला। वो दांत पीसते हुए गिराए। मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ धोखा है, फरेब है, झूठ बोल रही है सज्जल। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। सबीहा उनके जारहाना तेवर देखकर घबरा उठी। बेरब्त अल्फाज में अपनी सफाई पेश करने लगी। झूठ का सवाल उठता ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। इल्जाम तराशी बंद करो। तुम छोटे ज़र्फ की मालिक जालिम औरत हो। नफरत हो रही है मुझे तुम्हारी शक्ल से। यावर बख्त की शोला बयानी किसी सूरत कम ना हो रही थी। जो कुछ आपने देखा वो नजर का धोखा था, सच वो नहीं है जो आपको नजर आ रहा है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप मुलाजमाओं को बुलवा लें, उनसे पूछें। वो खुद बताएंगी कि सज्जल आपको धोखा दे रही है। वो झूठी है, मक्कार है। सबीहा भराए हुए लहजे में उन्हें सज्जल की हकीकत बताने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, फिर बुलाओ आज अपनी खादमाओं को, मैं भी सुनता हूँ सज्जल के हवाले से वो सच जो वो जानती हैं। यावर बख्त दांत पीस कर बोले। कुछ ही देर में खादमाएं हाथ बांधे इन दोनों के सामने सर झुकाए खड़ी थी। सबीहा सबसे पुरानी मुलाजमा से मुखातिब थी। बताओ यावर जी को तुमने सज्जल को किससे बातें करते सुना था? वो डॉक्टर को रिश्वत देने की हदायत दे रही थी, यही बताया था ना तुमने? बताओ अपने यावर साहिब को। सबीहा मुल्तजियाना लहजे में मुलाजमा को हकीकत बताने पर आमादा कर रही थी, मगर वो जुज़-बुज़ सी खामोश खड़ी थी। यावर बख्त की खुशमगी निगाहें उसी मुलाजमा पर जमी हुई थी। तुम बताती क्यों नहीं हो सच? किससे खौफजदा हो आखिर? इस सज्जल से जिसका झूठ तुम्हारे साहिब को तबाह बर्बाद करने के दरिपे है? वो बिला आखिर चटक कर चीख पड़ी। बीबी जी, मैंने तो उन्हें बस बातें करते सुना था। वो बस किसी को अपने डॉक्टरनी के पास जाने का बता रही थी। सच झूठ या उनके इरादे तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मैं गरीब क्या जानूं। मुलाजमा झिझकते हुए बिला आखिर बोल उठी। उसकी दर्जीदा निगाहें बार बार यावर बख्त के गोसीले चेहरे की जानिब उठ रही थी। उसके इस दोगले बयान पर सबीहा मुतहय्यर सी उसे देखती रह गई। यावर बख्त ने काटदार लहजे में उन्हें मुखातिब किया। झूठ पर झूठ, धोखे पर धोखा, आखिर क्या है तुम्हारी हकीकत? मक्कार औरत, मेरी खुशियों से खेलते खेलते अब मेरी जिंदगी से भी खेलना शुरू हो गई। तुम्हारी वजह से मैं आज तक औलाद की खुशी से महरूम रहा। तुम ऐसी औरत हो कि मुझे आज तक खुशी ना दे सकी, और अगर आज अल्लाह के हुक्म से मुझे मेरी दूसरी बीवी ये खुशी देने के काबिल हुई तो तुमने कत्ल कर डाला। वो तैश के आलम में सबीहा को दोनों बाजुओं में दबोच कर झंझोड़ने लगे। खादमाएं घबरा कर एक दूसरे को देखने लगी। पुरानी मुलाजमा ने चोर निगाहों से सबीहा के आंसुओं में डूबे चेहरे को देखा और नजरें झुका गई।
تمہاری نہ اب اس گھر میں کوئی جگہ ہے، نہ ہی میری زندگی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یاور بخت دھتکارتے ہوئے برسوں پرانی رفاقت کا بے دردی سے قتل کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اتنی ذلالت، اتنی تذلیل پر صبیحہ کٹ کر رہ گئی۔ ان کی محبت زندگی کا ضیاء ثابت ہوئی، تعلق محبت کی خاک نشین ہوا، صبیحہ بھی ڈھلتی چلی گئی۔ خادماؤں نے حواس کھوتی مالکن کو دیکھا تو حواس باختہ ہوتی ان کی جانب بھری۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تمہارے جھوٹ نے بی بی جی کی زندگی برباد کر ڈالی۔ ایک ملازمہ نے ملامتی نگاہوں سے پرانی خادمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور صبیحہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ جھوٹ نہ بولتی تو آج بی بی جی کی جگہ میری زندگی برباد ہو جاتی۔ یاور صاحب کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اب نئی مالکن کے لیے ابلتا ہے، بی بی جی کے لیے نہیں۔ ویسے بھی بی بی جی کے سر پر طاقتور باپ کا ہاتھ ہے، ہمارے سر پر اللہ کے سوا اور ہے ہی کون؟ پرانی خادمہ نے سرد مہری سے جواب دیا۔ اللہ کے سہارے کے بعد کسی اور کے سہارے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ خادمہ نے افسوس بھری نگاہوں سے اپنی ساتھی کو دیکھا اور اٹھ کر مرتضی شفیق کو کال کرنے چلی گئی۔